कि मुझे स्वतंत्र युग के मेरे स्वाभिमानी देश में संकल्प से सिद्धि का संकल्प लिए एक सक्षम नेतृत्व द्वारा जिनका आधार वसुधैव कुटुंबकम हो एवं जिनका विश्वास सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया पर हो, ऐसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हमारी महिला सशक्तिकरण की परिचायक देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले बजट वर्ष 2023-24 पर अपने नेतृत्व एवं अपने दल के कारण मुझे अपनी बात को आज इस सदन में रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। महोदय, हम देशवासियों के लिए इसे सुखद क्षण क्या हो सकता है जब 2019 के मोदी सरकार में वर्ष 2023-24 के बजट सत्र के प्रथम दिवस को संबोधित करने के लिए जनजातीय समाज की गौरव हम बहनों की सशक्त हस्ताक्षर राष्ट्र के सर्वोच्च पद पर आसीन माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया हो। सभापति महोदय, ये खुशी तब और दुगनी हो जाती है जब हमारे देश के स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण कर हम अमृत काल में प्रवेश कर रहे होते हैं। सभापति महोदय, इस बजट के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री सभापति महोदय, उनका लक्ष्य है कि वर्ष 2047 तक हमारा देश स्वर्णिम काल में प्रवेश करके समृद्ध राष्ट्र के रूप में पुनः विश्व गुरु बनकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रभाव को स्थिर रख सके। 100 वर्षों में आए कोविड के संक्रमण काल के बाद जब विश्व के बड़े देशों की आर्थिक विकास दर घटकर कम हो रही थी, तब हमारे देश का आर्थिक विकास दर 7% हम सबके समक्ष दिखाई देता है। आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था विश्व के 10वें नंबर से हटकर 5वें नंबर पर पहुंचकर हम सबको गौरवान्वित करवाती है। आज कठिन वैश्विक चुनौतियों के बीच में भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की G20 की अध्यक्षता विश्व आर्थिक व्यवस्था में भारत को सशक्त बनाने का एक बड़ा मौका है। महोदय, आदरणीय सभापति महोदय, किसी देश व राज्य के सुव्यवस्थित संचालन व उत्थान के लिए वेदों में कहा गया है कि प्रजा को सुखी रखने की नीति बनाना व लागू करना ही राजा का धर्म है व प्रजा के सुख में ही राजा का संतोष होना चाहिए। वैश्विक लोकप्रियता के शिखर पर विराजमान जिन्होंने देश की देवतुल्य जनता का विश्वास जीता, ऐसे हमारे नेता व देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अमृत काल वर्ष 2023-24 में सप्तऋषि बजट की जो परिकल्पना की है, उसका मूल उद्भव मूल धारा से जोड़कर वंचितों का उत्थान करना, युवाओं की क्षमता को देश निर्माण के लिए लगाकर भारत को विश्व का अग्रणी देश बनाना, पूरे जीवन संघर्ष के बाद सम्मान व खुशहाल जीवन की चाह रखने वाले हमारे बुजुर्गों को निश्चिंतता के साथ जीने का अवसर देना और नारी शक्ति को सशक्त बनाकर देश को नया आयाम देने के यज्ञ में सहभागी बनाना है। सम्मानीय सभापति महोदय, हमारे भारत देश की मूल पहचान गांवों और किसानों से है। हमारी सरकार के चरणबद्ध तरीकों से किसानों के पिछले 9 वर्षों में किए गए अभूतपूर्व काम आप सबके समक्ष है। उसी दिशा में सोच को आगे बढ़ाते हुए किसानों के लिए 1,25,00,000 का जो बजट तय हुआ है इस बार के वित्तीय वर्ष में, वो पर्याप्त बजट के रूप में हम सबके समक्ष है और हमारे सरकार ने किसानों की बेहतरी के लिए अपने इरादे हम सबके समक्ष दिखाए हैं। किसान भाइयों की मूल समस्या रबी व खरीफ की फसलों की जुताई बुवाई, खाद एवं सिंचाई की लागत रहती है, जिससे दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान बजट में हमारी सरकार ने कृषि ऋण के लिए 20 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। ये अपने आप में अभूतपूर्व कदम है। इससे पहले किसी अन्य सरकार ने किसानों के लिए इतने बड़े बजट की व्यवस्था कभी भी नहीं की है। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, इसमें एक बात मैं जरूर जोड़ना चाहूंगी कि हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, जिन्होंने किसानों के लिए पर्याप्त चिंता की है और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा बनाई गई योजनाओं से
में अपने सामर्थ्य को जोड़कर कंधे से कंधा मिलाकर चलने का प्रयास किया है। इसका जीवंत उदाहरण है किसान सम्मान निधि, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा सभी किसान भाइयों को 6,000 रुपए प्रतिवर्ष दिया जाता है। उसमें 4,000 रुपए उन्होंने जोड़कर 10,000 रुपए प्रतिवर्ष करके किसानों का सम्मान बढ़ाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस संवेदना के साथ किसानों की छोटी से छोटी आवश्यकताओं और पीड़ाओं को समझा है, वह दर्शाता है कि उनके मन में गांव, गरीब और किसान के लिए कितनी आत्मीयता है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री जैसे ये जो हमारी जो योजनाएं हैं, छोटी छोटी योजनाएं, जिनके लिए हमारे इस बजट में एक बड़ी राशि आवंटित की गई है, निश्चित रूप से ये उस बात का परिचायक है। सभापति महोदय, हमारी सरकार के ने इस समावेशी बजट में हर क्षेत्र में साथ साथ हर वर्ग के लोगों की चिंता की है। अगर हम बात करें तो दूरस्थ एवं वनांचल में रहने वाले वंचित आदिवासी जनजाति भाई बहनों की, तो इस बजट में उनके जीवन में उत्थान व सशक्तिकरण के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है। प्रधानमंत्री आवास से सभी को मकान, जल जीवन मिशन से ऐसे सभी लोगों को शुद्ध पेयजल, एकलव्य विद्यालय से अधिक संसाधन युक्त बनाकर बच्चों को शिक्षा का अधिकार व उनके स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए एनीमिया मुक्त बनाने के लिए वर्ष 2047 तक लक्ष्य बनाकर सुव्यवस्थित खुशहाल जीवन को देने की कटिबद्धता, ये सब सरकार ने अपने इस बजट में दर्शाया है, जो हमारे देश के लिए बेहद गौरवजनक है। आदरणीय सभापति महोदय, एक लाइन में संस्कृत में लिखी हुई, इसको मैं पढ़ना चाहूंगी यहाँ पर। नारी अस्य समाजस्य कुशल वास्तुकारा अस्ति। नारी अस्य समाजस्य कुशल वास्तुकारा अस्ति। कि महिलाएं हमारे समाज की आदर्श शिल्पकार हैं। सभापति महोदय, नारी के सशक्तिकरण में ही समाज का सशक्तिकरण है। भारतीय संस्कृति में नारियों के सम्मान को ईश्वर की प्रसन्नता से जोड़कर परिभाषित किया गया है। मुझे बड़े गर्व की अनुभूति हो रही है कि जिस बजट के समर्थन में मैं बोल रही हूं, वो हमारे इस सदन की वरिष्ठ सांसद एवं हम सब की बड़ी बहन, हमारी देश की वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी के द्वारा ही बनाया गया बजट है। यह अपने आप में नारी की सशक्तिकरण का अनुपम प्रस्तुतिकरण है। इसी के साथ में मैं यहाँ संबद्ध करना चाहती हूँ कि यह बजट और भी अधिक विशिष्ट इसलिए माना जाता है क्योंकि इस बजट की सृजक एक भारतीय नारी है। भारतीय नारी तो हमेशा से बजट की निर्माता ही है। सामान्य से सामान्य परिवार में घर चलाने के लिए अर्थतंत्र की बागडोर महिला के ही हाथ में रहती है। वह जिस तरह से परिवार के प्रत्येक सदस्य की आवश्यकताओं की खुशियों के साथ भविष्य की योजनाओं, परिवार की सुरक्षा, सीमित संसाधन के बीच में समन्वय बनाती है और परिवार को एक आदर्श परिवार बनाकर समाज में सम्मान दिलाती है, उसी तरह इस बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी की राष्ट्र संचालन परिकल्पना को हमारी निर्मला दीदी ने उकेरते हुए इस देश के लिए एक एक व्यक्ति व राष्ट्र के सम्मान को एकीकृत किया है। इस बजट के माध्यम से हमारी सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए, आदरणीय सभापति महोदय, बजट में अपनी एक पूरी चिंता और सुनिश्चितता हम बहनों के लिए जताई है। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा विषय रखना चाहूंगी कि जब मैं महिला सशक्तिकरण की बात करती हूँ तो निश्चित रूप से ये तुलना का विषय बनता है। जब मैं यूपीए सरकार के बारे में बात करती हूँ तो सबसे पहले तो मैं साक्षरता दर पर आती हूँ कि जब 2015-16 में यूपीए सरकार में साक्षरता दर 68.4% था, तो आज के समय में जब हम इसका आकलन करते हैं, जो हमारे महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष बिंदु है, वो 71.5% पाया जाता है। आज जब बच्चों के जन्म की बात होती है, जब मैं एक गांव से संबंध रखती हूं और मैं देखती हूं कि सरकार की इतनी सारी योजनाएं बनाए जाने के बाद भी उनके जो स्थायी रूप से उनको संचालन करने की जिम्मेदारी है, वो करीब करीब सभी पर निर्भर करती है। तो बच्चों के संस्थागत जन्म की जो जिम्मेदारी थी, यूपीए सरकार में उन्होंने जो गैर जिम्मेदाराना एक विषय और आंकड़े के रूप में प्रस्तुत किया है, वो 78.9% थी और अब हमारी सरकार में 88.6% हो गई है। आदरणीय सदस्य सभापति महोदय, एनडीए सरकार में वित्त मंत्रालय द्वारा वर्तमान में महिला बाल विकास मंत्रालय के लिए जो बजट आवंटन किया गया था, जो कि ये विशेष बिंदु है, मुझे इस बात को रखना अत्यंत आवश्यक है, वो
25,948.75 करोड़ रुपए था। और आज हमारी सरकार में इस मंत्रालय के लिए 25,948.75 करोड़ आवंटित किया गया है। लेकिन तब यूपीए की सरकार में इस बजट को सिर्फ और सिर्फ 18,285.65 करोड़ रुपए इसको आवंटित किया गया था। और आप जानते हैं कि किसी भी विषय में इतने कम बजट को अलॉट करना इस बात का परिचायक होता है, इस बात को चिन्हित करता है कि हम उसके लिए कितने संवेदनशील हैं। आज आकांक्षी जिलों की अगर बात कहें तो निश्चित रूप से मैं भी एक आकांक्षी जिलों से ही आती हूं, जिसमें 40,000 सक्षम आंगनबाड़ियों की पहचान कर ली गई है और 9.84 करोड़ रुपए लाभार्थियों को पोषण ट्रैकर से जोड़ा गया है। अध्यक्ष महोदय, महिलाओं की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने मिशन शक्ति को 2022 में लॉन्च किया था। इससे बहनों के सशक्तिकरण को नया संबल और सामर्थ्य मिला है और ये योजना भी हमारी सरकार। मुझे थोड़ा सा समय चाहिए सभापति महोदय। वाइंड अप जी। संबल और सामर्थ्य क्रमशः शामिल किया गया है। महिला ई हार्ट जो लॉन्च किया गया है, इससे हमारे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देकर जो सुनिश्चित किया गया इस बजट में, इस 2023-24 के बजट में, निश्चित रूप से इसमें हमारी बहनें सशक्त और संबल अपने आप को महसूस करती हैं। हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मैं थोड़े से अपने विषय को इसमें जरूर जोड़ना चाहूंगी कि लाडली लक्ष्मी योजना, जिसमें 41 लाख से भी अधिक लाडलियां हमारे शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री के उसमें योजना में उनकी सोच से ये योजना संचालित हुई है। और 42 जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, जिसके लिए ये तीसरे स्थान पर इसको पुरस्कार भी मिला है। और प्रधानमंत्री कोविड में हमारे अनाथ बच्चों को यहाँ पर इन योजनाओं के माध्यम से जोड़ा गया है। गांव की बेटी जैसी योजनाएं। और एक महत्वपूर्ण योजना के विषय में मैं बात करना चाहती हूँ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा जो अभी लॉन्च की गई है, और इस योजना का नाम है लाडली बहना योजना। महिला सशक्तिकरण के विषय में मैं बात कर रही हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा समय और चाहिए। और लाडली बहना योजना एक ऐसी योजना है जो पूरे देश में पहली बार इस तरह की योजना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने। 15 members are there to speak in your party. बस मैं अपनी बात को 5 से 7 मिनट में खत्म करूंगी। No, 2 minutes. Please conclude. सर 5 मिनट। 15 and more members are there in your party to speak in the budget. मैंने पहले रिक्वेस्ट किया था, मुझे 5 मिनट का समय चाहिए जी। और ये पूरे देश में इस योजना को पहली बार बनाया गया है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे हर बहनों के खातों में 1,000 रुपए पर माह आएंगे और 12,000 रुपए साल के योजना से हमारी बहनों के सशक्तिकरण को कोई रोक नहीं सकता। आदरणीय सभापति महोदय, मैं अपनी बात को अपने एक छोटे से वृत्तांत के रूप में मैं कहना चाहूंगी कि हम सभी जनप्रतिनिधि हैं और निश्चित रूप से जनता के कामों के लिए हम सभी अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। और निश्चित रूप से मेरा कार्य जो मेरी योजना के तहत मेरे पंचायतों में भ्रमण के स्तर पर हमेशा चलता रहता है और हम सभी जनप्रतिनिधियों का चलता है। लेकिन उससे जुड़ा हुआ एक विषय जो मैं यहाँ पर इस सदन में साझा करना चाहती हूँ, वो ये था कि एक बार जब मैं क्षेत्र भ्रमण के लिए निकली और मैंने अपना कार्यक्रम खत्म किया, और कार्यक्रम खत्म करने के बाद जब मैं अपने जनता से, कार्यकर्ताओं से, अपने भाइयों बहनों से मिल रही थी, तो वहां पर एक महिला आई। मैं इस बात को इसलिए कहना चाहूंगी कि जो ये बजट है उसका पूरा स्वरूप इस बात पर, इस विषय पर निर्भर करता है। और उसने ये कहा कि मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूं और मैं मिलना चाहती हूँ। कार्यकर्ताओं ने उन्हें लेकर मेरे पास वो आए, तो मैंने उनसे पूछा, आप बताइए आपका काम क्या है। उन्होंने कहा कि मेरे पास काम कुछ नहीं है आपके लिए, क्योंकि मैंने तो सिर्फ आपको एक उपहार देने के लिए यहाँ पर अपनी उपस्थिति इतनी दूर से दी है, क्योंकि ये मेरा गांव है, लेकिन इस गांव के दूसरे कोने में मैं रहती हूँ। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, उनके आंख में आंसू आ गया। मेरे कार्यकर्ताओं ने उनके बारे में जब मुझे बताया तो उन्होंने कहा कि ये उस कठिनाई के दौर से गुजरी हुई महिला है जहां पर मध्य प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की सारी योजनाओं का लाभ ने, सारी योजनाओं को उनके जीवन को परिवर्तित करके रख दिया है। क्योंकि उनके परिवार में उनके पति को लकवा लग गया था
और वो बेहद गंभीर बीमारी से ग्रस्त भी थे। 2 बच्चे थे, कच्चे मकान में रहती थी। Please लेकिन conclude. You उसके took बाद 15 minutes, please. मैंने 5 मिनट का समय मांगा है, लेकिन उसके बाद within a जो minute you उन्होंने have to बताया कि हमारे सरकार की सभी योजनाओं का लाभ उन्हें मिला। आयुष्मान कार्ड के तहत उनके पति का इलाज हुआ। दोनों बच्चियां जो उनकी थी, उनका उत्कृष्ट विद्यालय में एडमिशन हुआ और आज वो शहर में रहकर उनको पढ़ा रही हैं। उनके सासू माँ, उनको विधवा पेंशन से उनके जीवन यापन को एक बनाने का, आगे चलाने का स्तर बढ़ा। तो ये विषय इसलिए मैंने यहाँ पर कहा कि हर एक व्यक्ति, हर एक जनप्रतिनिधि जो यहाँ पर सांसद के रूप में बैठे हैं, वो किसी न किसी तरह से अपने केंद्र सरकार की योजनाओं से प्रभावित है। और मैं ऐसा मानती हूँ कि जब वो जाते हैं क्षेत्र में, तो सरकार की जो योजनाएं हैं उन्हें उनके वोट बैंक पर प्रभावित करती हैं। इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ केंद्र सरकार के इस बजट को, आदरणीय निर्मला सीतारमण जी के इस बजट को, जिन्होंने एक बेहतर जीवन यापन के, और सिर्फ आज की नहीं, ये चुनावी बजट नहीं है, ये 2047 के 100 वर्षों का जो पूर्ण होने वाला जो समय काल है उसका बजट है। अध्यक्ष महोदय, किसी भी राष्ट्र के सर्वांगीण विकास की परिकल्पना बिना उन्नत यातायात साधन के संभव नहीं हो सकती। इस दिशा में हमारी सरकार ने 2014 से जब अब तक ऐतिहासिक लक्ष्य प्राप्त किया है, वह वर्ष दर वर्ष कार्य लक्ष्य बनाकर सड़क, रेलवे, हवाई क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को शीर्षस्थ स्थान पर पहुंचाया है। इस वर्ष बजट के राजमार्ग के लिए पिछले वर्ष की तुलना में 38% की वृद्धि करते हुए 2,58,000 करोड़ की व्यवस्था की गई है। इसी तरह रेलवे के बजट में 75% की वृद्धि करते हुए 2023-24 के बजट में 2,40,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसमें मैं धन्यवाद करना चाहूंगी प्रधानमंत्री जी को और रेल मंत्री जी को कि ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन के लिए 700 करोड़ और दोहरीकरण के लिए 400 करोड़ आवंटित किया गया है मेरे क्षेत्र के विकास हेतु। सभापति महोदय, मैं अपनी बात को बस अब समाप्त करने ही जा रही हूं, लेकिन मैं इस बात को यहां पर रखने से अपने स्वयं को नहीं रोक सकती। मैं गौरवान्वित हूं कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय व माननीय सड़क परिवहन मंत्री जी का आभार भी व्यक्त करती हूं कि भारत देश की सबसे चौड़ी और देश के हृदय स्थल मेरे प्रदेश की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग NH-39 राष्ट्रीय राजमार्ग पर मेरे संसदीय क्षेत्र की सीधी जिले व पड़ोस के संसदीय क्षेत्र रीवा के बीच बनाई गई है। मोनिया घाटी पर अवस्थित यह टनल 2300 मीटर लंबी है और 6 लेन की टनल है। 1000 करोड़ की लागत से तैयार की गई ये टनल वर्ष 2022 में जनता को समर्पित की गई है। मैं अपने सरकार को धन्यवाद करना चाहती हूँ सभापति महोदय, और मैं आपको भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। बस मैं अपने समापन पर आ गई हूँ, अंतिम पेज है। सभापति महोदय, अब मैं अपने वक्तव्य के अंतिम चरण में पहुंचती हूं। Please conclude. मैं समाप्त Already कर रही you हूं। took 18 minutes and more. सारे पेज मैंने 15 निकाल के members are नीचे there रख in दिए your हैं, party सर। to speak. Just I'm Please conclude. concluding Please now. conclude. Otherwise, Yes. I will be confined to call other member. समेकित रूप में कहें तो अमृतकाल वर्ष 2023-24 के इस सप्तऋषि बजट में उदार हृदय से सभी वर्गों व सभी क्षेत्रों की सभी छोटी बड़ी आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाले कामधेनु बजट की झलक भी है। तो मां भारती के रक्षा में तटस्थ वीर की तरह देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली आवश्यक गतिविधियों को पूर्ण करने वाली पराक्रमी बजट की झलक भी है। सभापति महोदय, इस बजट में जनता के लिए मां के वात्सल्य की आहट भी है, तो राष्ट्र निर्माण के पिता के कर्तव्य बोध का अनुशासन भी है। सभापति महोदय, यह बजट युवाओं के भविष्य का बजट है। यह बजट बुजुर्गों की आशाओं का बजट है। यह बजट महिलाओं के अस्तित्व की स्वीकार्यता का बजट है। यह बजट किसानों के चेहरे पर मुस्कान की सुनिश्चितता का बजट है। यह बजट वंचितों के जीवन की महत्ता पहचानने का बजट है। सभापति महोदय, यह बजट भारत के विकसित राष्ट्र को बनाने की दिशा में नींव का पत्थर है, जिसके आधार पर विकसित राष्ट्र की संरचना आकार ले रही है। बहुत बहुत